एवरीवन, मेरा नाम है किशन और आप सभी लोगों का चैनल जी कॉन्सेप्टिफाई पर स्वागत है। यह चैनल फ्री कंटेंट एंड क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए जाना जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में लेक्चर नंबर 5 तक बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस कर लिया है। लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने साइन स्कीम मेथड या फिर उसे हम कहते हैं वेवी कर्व मेथड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। कुछ आसान से प्रॉब्लम्स, कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। हाँ, क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस नहीं करा था, तो आज हम लोग पहले उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे के जो फर्दर टॉपिक्स हैं उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि आज हम लोग का जो टारगेट क्या है उस टारगेट को पहले लिख लेते हैं, सो दैट हमारा आज का दिन का जो क्लैरिटी रहेगा वो हमारे पास रहेगा कि आज हम लोग करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर वन पर तो हमारा पहला काम यही है कि साइन स्कीम मेथड को और अच्छे से समझना। साइन स्कीम मेथड। फिर हम लोग दूसरे नंबर पर क्या देखेंगे, तो साइन स्कीम मेथड से ही रिलेटेड वो भी सब टॉपिक ही है, वो कोई नया सा कोई टॉपिक नहीं है, उसी से रिलेटेड है, एंड दैट इज रैशनल इनइक्वालिटी। दूसरे नंबर पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे रैशनल इनइक्वालिटी। और आपको आपके मन में ये ज़रूर भी आया होगा कि सर अगर हम रैशनल इनइक्वालिटी डिस्कस कर रहे हैं तो ज़रूर इरैशनल इनइक्वालिटी भी रहा होगा। बोले बिल्कुल सही। तो तीसरे नंबर पर हम लोग डिस्कस करेंगे इरैशनल इनइक्वालिटी। इरैशनल इनइक्वालिटी। तो ये तीन बातें आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। पहला साइन स्कीम मेथड, दूसरा रैशनल इनइक्वालिटी और तीसरा इरैशनल इनइक्वालिटी। इसमें अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कहा जाए तो वो रैशनल इनइक्वालिटी है, कि क्वेश्चन इससे ज़्यादा रहते हैं रैशनल इनइक्वालिटी से। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, रैशनल इनइक्वालिटी और इरैशनल इनइक्वालिटी क्या साइन स्कीम मेथड से अलग है? तो मैं कहूँगा नहीं, रैशनल इनइक्वालिटी एंड इरैशनल इनइक्वालिटी आर द पार्ट्स ऑफ द साइन स्कीम मेथड। तो अल्टीमेटली ये कहा जाए ये रैशनल और इरैशनल एक टाइप है साइन स्कीम का। तो ये कोई अलग सा कोई सब टॉपिक नहीं है, बस साइन स्कीम मेथड का ही छोटा सा पार्ट है जो कि इसको हम टाइप वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं कि कल का जो हमने होमवर्क दिया था उस होमवर्क में से एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आप जो अपना आंसर बनाए होंगे आप उससे मैच करा लें। सर बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे उनका सॉल्यूशन मैं कैसे चेक कराऊंगा? तो उसके लिए मैंने पहले ही आपको बोला है कि उसके लिए हम लोगों ने एक टेलीग्राम चैनल बना के रखा है जिसका नाम है जी कॉन्सेप्टिफाई। तो उस टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां पर क्लिक करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर आप अपना आंसर सेंड कर देना, जिससे कि मैं देख पाऊँ कि आपके सॉल्यूशंस कैसे हैं। ठीक है, तो लास्ट वाले क्लास का होमवर्क था एक, उसमें से एक क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ और उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो होमवर्क था एक कुछ ऐसा क्वेश्चन था, x+3 इंटू x² - 9 टू द होल पावर 2021 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम किस तरह से सॉल्व कर रहे होंगे तो बड़े ध्यान से समझना। अगर देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर तुम ध्यान दोगे
यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिखा है, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 जैसे ही लिखा है तो तुम्हें दिख रहा होगा कि इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो देखो जब तुम्हें फैक्टराइज अगर हो रहा होगा ना, अगर कोई एक्सप्रेशन फैक्टर में दिया है और अगर वो फैक्टराइज हो रहा होगा तो उसे हम फैक्टराइज कर देंगे। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो तुम कहोगे कि सर यहाँ पहले से एक्स प्लस 3 था, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, और पूरे पर होल पावर क्या था 2021, तो मतलब इस पर भी 2021 आएगा और इस पर भी 2021 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे कि x प्लस 3 जो है, x प्लस 3 यहाँ पर भी है और x प्लस 3 टू द होल पावर 2021 यहाँ पर भी है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो कि इस दोनों को क्लब कर सकते हो। क्लब करोगे तो क्या हो गया, x प्लस 3 टू द होल पावर 2022, ठीक है, यही हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर x प्लस 3 पर होल पावर 1 है और यहाँ पर 2021 है, इनटू x माइनस 3 टू द होल पावर 2021 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये आपसे क्वेश्चन अल्टीमेटली चेंज हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था, इसके बाद मैंने आपको कहा था आपको ये चेक करना है कि क्या x के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं है। तो तुम कहोगे यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, बोला बिल्कुल सही बात। फिर मैंने तुम्हें ये बताया था कि अगर x के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव अगर हों तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि रियल लाइन प्लॉट करेंगे और सारे फैक्टर को 0 के इक्वल कर देंगे। मतलब जैसे x प्लस 3 को 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू -3 आएगी, x माइनस 3 को 0 के इक्वल किया 3 आएगी। ये बात समझ रहे हैं। अब उसके बाद मैंने क्या कहा था कि अगर x की सारी कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं तो राइट मोस्ट वाले इंटरवल में कौन सा साइन लगा देंगे, प्लस साइन लगा देंगे, याद करो। तो मैंने यहाँ पर प्लस साइन लगा दिया। 3 देखो, 3 कौन से फैक्टर से आया है, तो x माइनस 3 से आया है और उस x माइनस 3 पर पावर क्या दिया हुआ है, पावर 2021 है, और 2021 ऑड होता है कि इवन होता है, तो ऑड होता है, और अगर ऑड होता है तो साइन क्या करेगा, चेंज करेगा, तो ये माइनस लिख दिया। फिर ऐसे ही देखो -3 पर देखो, -3 कौन से फैक्टर से आया है, तो x प्लस 3 से आया है, उस पर पावर कितना है, उस पर पावर है 2022। अब ये 2022 क्या है, इवन है कि ऑड है, तो तुम कहोगे कि सर ये इवन है, और अगर इवन है तो साइन कैसा रहेगा, सेम रहेगा, तो माइनस हो गया ये, है ना, क्योंकि इधर का साइन क्या था, इधर का साइन माइनस था, इसलिए इधर का भी साइन माइनस हो गया, क्योंकि इवन रहता है तो साइन सेम रहता है ना। तो अब हम अपना आंसर बता सकते कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर देखो इक्वल टू 0 भी कहा गया है, तो मैंने हमेशा बोला है कि अगर इक्वल टू 0 कहा जाएगा तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ पर हुआ है उसको पहले ही मार्क कर लो, जिससे कि तुम्हारा आंसर में वो नंबर ना छूटे। नहीं तो ऐसा चांस रहता है, मतलब क्या कहें कि जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था और इक्वल टू 0 नहीं लगाता था ना, तो जब हम अपना सॉल्यूशन लिख रहे होते थे, अपना आंसर लिख रहे होते थे, तो हमारा इक्वल टू 0 वाला पॉइंट ही छूट जाता था। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले इक्वल टू 0 जहाँ पर है उसको मार्क कर लो। तो देखो इक्वल टू 0 कहाँ पर मार्क था, एक तो यहाँ पर आएगा और एक इस पॉइंट पे आएगा। तो अब हम अपना आंसर लिख सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर में तुम देखोगे ध्यान से पूछा गया था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, डिमांड जो था वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 का डिमांड था। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि यहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा है, इस पूरी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव कहाँ मिल रही है, तो 3 से ज़्यादा पर, इसलिए हम अपना आंसर लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू 3 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। 3 पर कौन सा ब्रैकेट क्लोज्ड, इन्फिनिटी पर कौन सा ओपन। अब बताओ, देखो -3 छूट रहा था इसलिए हमने यहाँ लिख दिया -3। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब देखो, अब हम लोग अपना जो आज का जो हम लोगों ने टारगेट डिसाइड किया था उसमें से पहला हमारा नंबर आता है, हमारा पहला नंबर आ जाता है क्या, रैशनल इनइक्वालिटी। ठीक है, अच्छा रैशनल इनइक्वालिटी से पहला हमारा टारगेट था क्या, साइन स्कीम मेथड था, साइन स्कीम मेथड था। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे रैशनल इनइक्वालिटी पर, है ना। ठीक है, साइन स्कीम मेथड। अब देखो, पहले इसको समझो बहुत अच्छे तरीके से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी में। देखो, तो अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन दूँ तुम्हें कि क्वेश्चन ये है x-1 इंटू x-3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मैंने ये क्वेश्चन दिया तुम्हें। ठीक है, अब जैसा ही मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन दिया तो तुमने क्या देखना है, तुम्हें देखना ये चीज़ है कि यहाँ पर कि क्या हर एक फैक्टर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं है, पहले तो ये देखना है ना। सबसे पहले ये देखना है कि क्या हर एक फैक्टर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं है। देखो यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया था साइन स्कीम मेथड में कि उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक रियल लाइन प्लॉट करेंगे, उस रियल लाइन पर हर एक फैक्टर को 0 के इक्वल करके जो x की वैल्यू आएंगी उनको प्लॉट करना है। तो x-1 को जब हम 0 के इक्वल करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1। ऐसी x-3 को जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि x का अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो जो सबसे राइट मोस्ट इंटरवल है उसमें कौन सा साइन लगा देंगे, प्लस साइन। 3 एक ही बार आया है तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। डिमांड किस चीज़ का था, डिमांड अगर तुम देखोगे तो डिमांड जो था एक्चुअली आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का था। तो पहले तो तुम्हें देखना है इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ पर, उनको पॉइंट आउट कर लेना है। तो एक तो यहाँ पर था, एक यहाँ पर था। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि अब हमें पॉजिटिव देख लेना है कि कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव है। तो यहाँ पर पॉजिटिव है और इधर पॉजिटिव है, तो इन सभी नंबर्स को बस हम लिख लेते हैं। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के 1 तक, 1 पे क्लोज्ड, यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 3 पे भी क्लोज्ड। क्यों, क्योंकि 3 भी हमारा मतलब आंसर में होगा और 1 भी हमारा आंसर में होगा। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे ये बताना था कि ये वाला इस तरह का जो टाइप होता है ना, इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते हैं। इसलिए हम बार बार इतना ना करके एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला क्या है कि x-a इंटू x-b अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कहा जाता है, x-a इंटू x-b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कहा जा रहा है आपको, तो उसका डायरेक्ट x की वैल्यू आपको याद रखनी है कि उसकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू -∞ टू a क्लोज्ड यूनियन b क्लोज टू इन्फिनिटी। ये इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। बस मुझे ये बतानी है आपको इस वाले में, क्योंकि इस तरह के एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं। इसलिए तुम्हें ये वाला एक्सप्रेशन याद करके रखना है कि हमारा टाइम सेव हो जाए, है ना। हमारा क्या सेव हो जाए, हमारा टाइम सेव हो जाए। इसलिए हमें इस वाले एक्सप्रेशन को बहुत ही ध्यान से समझ के रखना है। ठीक है, ये बात क्लियर है इतना कि जब भी तुम्हारे पास x-a इंटू x-b रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मांगा जाएगा, तो तुम डायरेक्ट कहोगे कि x बिलोंग्स टू -∞ टू कहाँ पे a क्लोज्ड, और फिर यूनियन b क्लोज से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी ओपन तक। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से याद रखना है। बढ़िया। अब मैं तुमसे ये इस तरह एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है कि मैंने तुमसे ये पूछा कि x-2 इंटू x-5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो तुम डायरेक्ट आंसर बता सकते हो x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के 2 क्लोज्ड यूनियन 5 क्लोज से लेकर के इन्फिनिटी। तो तुमने डायरेक्ट आंसर बता दिया बिना टाइम लगाए हुए। ठीक है। और ऑफ कोर्स उस वाले में तुम्हें याद रखना होगा कि वहाँ पर जो a था दैट विल बी लेस देन b। ये वाला पॉइंट तुम्हें याद रखना है कि a की वैल्यू जो होगी वो कम होगी b के वैल्यू से। ठीक है, तभी जाकर के वो फॉर्मूला ठीक रहेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर a के जगह पर 2 लिखा है। अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे यहाँ a के जगह क्या है 2 है और b के जगह पर क्या है 5 है। तो a की वैल्यू कम है और b की वैल्यू क्या है ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने कहा कि a लेस देन b है। ठीक है, बढ़िया। अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में कुछ ऐसे रहता, मान लो इसी क्वेश्चन में कुछ ऐसे पूछ दिया जाता इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछ दिया जाता कि x-2 इंटू x-7 ग्रेटर देन 0, तो क्या आंसर कहते? तो उस टाइम पर तुम कहते x बिलोंग्स टू -∞ टू 2 ओपन यूनियन 7 टू इन्फिनिटी। उस टाइम पर तुम ये आंसर बता रहे होते, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं है, और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं है तो वहाँ पर 2 और 7 इंक्लूड नहीं होगा। इसलिए ये फॉर्मेट भी याद रखना कि x-a इंटू x-b अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, उस टाइम पर x की जो वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं, केवल ग्रेटर देन 0। तो हम उस टाइम पे कहेंगे x बिलोंग्स टू -∞ टू a ओपन यूनियन b टू इन्फिनिटी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वेयर, ये मैंने पहले ही बोला है कि वेयर a लेस देन b है, जहाँ a की वैल्यू b से कम है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता कि x-2 इंटू x-7 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो अगर लेस देन इक्वल टू 0 रहता तो क्या कर रहे होते हम? तो उस टाइम पर मान लो ऐसा कुछ, ये 2 है, ये 7 है, ये प्लस होता, ये माइनस होता, ये प्लस होता। तो अगर मैं बोलूँ कि लेस देन इक्वल टू 0, तो तुम क्या कहते हैं कि ये वाला हिस्सा भी चाहिए, ये भी चाहिए और इनके बीच वाला। तो उस टाइम पर आंसर क्या बता रहे होते? उस टाइम पर तुम अपना आंसर बता रहे होते कि x विल बी x बिलोंग्स टू 2 टू 7 बता रहे होते, 2 पर भी क्लोज, 7 पर भी क्लोज, तो ये आंसर हो रहा होता। तो इसीलिए इतना लेंदी कैलकुलेशन ना करें, लेंदी तो नहीं है बट फिर भी कि सीधा याद रखेंगे कि x-a इंटू x-b अगर लेस देन इक्वल टू 0 कहा जाएगा तो डायरेक्ट अपना आंसर हम देंगे कि x बिलोंग्स टू a क्लोज से लेकर के b क्लोज तक, ये आंसर दे देंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पर इक्वल्स टू ना लगा रहता, मतलब ये क्वेश्चन रहता x-a इंटू x-b लेस देन 0 रहता, तो क्या आंसर दे रहे होते? तो उस केस में आंसर दे देते कि x बिलोंग्स टू, है ना, x बिलोंग्स टू a टू b। उस टाइम पर ये आंसर दे रहे होते हैं। ठीक है, अब मान लो एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया इस तरह से, एक मैंने क्वेश्चन दिया कि x² प्लस 7x प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
कहा कि x की वैल्यू बताओ जिसके लिए x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 जो हो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। तो तुम क्या करोगे, तुम्हें दिख रहा हो कि फैक्टराइज किया जा सकता है, तो फैक्टराइज करो। इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ऐसे ही तो फैक्टराइज करते हो। तो यहाँ से हमारे पास हो गया x टाइम्स एक्स प्लस 5, 2 टाइम्स एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास हो गया x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आया। अब देखो जैसा ही ये तुम्हारे पास आया, अब तुम्हारे पास यहाँ पर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी वाले फॉर्म पे बैठा कि नहीं बैठा। यहाँ देखोगे x प्लस 5 को ऐसा नहीं लिखा जा सकता, x माइनस ऑफ माइनस 5 x माइनस ए, x माइनस ऑफ माइनस 2 x माइनस बी। हाँ, अब ये तुम्हें देखना होगा कि यहाँ पर a कौन है और b कौन है। तो a मैंने बताया था, a का मतलब होता है जो लेस हो, a लेस हो b से। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर -5 और -2 है, तो -5 और -2 में कौन लेस है, तो ये -5 लेस है। इसका मतलब ये किसका काम करेगा, a का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, ये b का काम करेगा। तो अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था बताओ, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू a की वैल्यू कितनी है -5 क्लोज्ड, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ये चीज़ देख पा रहे होगे। यूनियन, फिर क्या बताया था, b टू इन्फिनिटी, -2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। -2 पर कौन सा क्लोज, इन्फिनिटी पर कौन सा ओपन। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी तुम्हारे पास लीनियर में ना हो, मतलब फैक्टराइज फॉर्म में ना हो, तो तुम इसे पहले सबसे पहले फैक्टराइज करो तब सॉल्व करो। तो ये हमारा यहाँ पर लॉजिक हुआ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, बढ़िया। अब देखो इसके बाद का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग बहुत जगह यूज़ करेंगे। ये हमारे पास है कि जब भी हम एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मतलब मैंने ये बताया कि किसी भी नंबर का जब तुम स्क्वायर कर दोगे, जैसे हमारे पास नंबर मान लो -2 है, जब तुम उसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। तो यही मैंने बोला कि तुम कोई भी रियल नंबर उठा लो, कोई भी रियल नंबर तुम ले लो, उसका जब तुम स्क्वायर करोगे तो तुम्हारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होगा या तो 0 आएगा या फिर 0 से ज़्यादा होगा। 0 कब आएगा, जब वो नंबर खुद 0 हो, है ना, जब वो नंबर खुद क्या हो, 0 हो। मेरी बात समझ रहे हो ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है हमेशा 0 आएगा या फिर 0 से ज़्यादा आएगा। बिल्कुल सही बात। अब कोई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन तुमसे ऐसे ही पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है सर, इस तरह से देखो, मान लो एक मैंने क्वेश्चन ऐसे दिया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 0। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन दिया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 0। मैंने बोला एक्स की वैल्यू बताओ। तो तुम्हें पहले से पता है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब तुम्हें पहले से पता है कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है या तो 0 होती है, मैंने अभी भी बताया कि इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 0 से ज़्यादा होगी। मैंने यही तो बात बताया तुम्हें, या तो 0 होगी या फिर क्या होगी, 0 से ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब, लेकिन यहाँ पर x क्या मैं आपसे पूछूं, क्या यहाँ पर x की वैल्यू 0 ले सकते हैं? तो तुम कहोगे कि सर x की वैल्यू 0 हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं सर? अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। 0 इंटू समथिंग कितना हो जाएगा, 0। लेकिन हमें डिमांड क्या है बताओ, डिमांड तो हमें ग्रेटर देन 0 का है। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं हम। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि सर अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेंगे ना तो यहाँ पर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा।
लेकिन हमें चाहिए 0 से ज़्यादा चाहिए। तो इसका मतलब सिंपली तुम्हें ये समझना है यहाँ पर कि तुम एक्स स्क्वायर को तुम उधर भेज दो। जब तुम एक्स स्क्वायर को तुम उधर भेज दोगे तब भी 0 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0/x² कर दोगे, जब 0 को जब तुम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही तो आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना? और हमने साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्यों नहीं चेंज किया? हमने साइन ऑफ इनइक्वालिटी इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि एक्स स्क्वायर खुद कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है, इसलिए हमने चेंज नहीं किया। तो याद रखना कि जब भी एक्स स्क्वायर आ जाए या x⁴ आ जाए, x⁸ आ जाए, ठीक है, तो वो हमेशा 0 होगा या फिर 0 से ज़्यादा होगा। और अगर वो इनइक्वालिटी में इन्वॉल्व है तो तुम उसको राइट हैंड साइड में भेज भी दोगे तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हमने ये तुम्हें बताया है कि इस तरह से कैलकुलेशन थोड़ा इजी बनाया जा सकता है। तो तुम आंसर डायरेक्ट कह दोगे कि x> क्या है? 5। x> 5 का मतलब x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगर तुम ये लॉजिक नहीं यूज कर रहे होते तो क्या करते? जो तुमने पहले पढ़ा है, क्या करते? पहले क्या पढ़ा है? पहले तुमने ये पढ़ा है कि एक रियल लाइन प्लॉट करेंगे, हर एक फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे तो x² है, x को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, x-5 को 0 के इक्वल करेंगे तो 5 आएगा। अब हर एक फैक्टर में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में कौन सा साइन हो जाएगा? प्लस साइन हो जाएगा। 5 एक बार आया, माइनस साइन हो जाएगा। x², 0 जो है वो x² की वजह से आया है, पावर 2 है, इवन है, इसलिए माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर >0 डिमांड था, तो >0 डिमांड था तो केवल और केवल पॉजिटिव वाला देखना है। तो पॉजिटिव कहाँ पर है? तो अगर तुम देखोगे ध्यान से तो पॉजिटिव यहाँ पर है, और वो भी 5 पर क्या होगा? 5 पर ओपन होगा, तो इसलिए कह सकते हो x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी। तो एक बच्चा इस तरह से सॉल्व कर रहा है, तो वो भी सही सॉल्व कर रहा है, ऐसा नहीं कि उसने गलत सॉल्व किया। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसने गलत सॉल्व किया, लेकिन हमने ये बताया है तुम्हें कि इस तरह से, मैंने तुम्हें ये बताया है कि इस तरह से तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा टाइम सेव होगा, क्योंकि तुमने सोचा, क्वेश्चन में तुमने सोचा, थिंकिंग किया। लेकिन इस वाले में जो हमने जो मेथड पढ़ा था उस मेथड से तुमने सॉल्व किया। दिस इज द डिफरेंस इन दीज टू मेथड्स। ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में आना होगा। तो तुम दोनों तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये तरीका बहुत ही इजी हो गया, हमने सोच के सॉल्व कर दिया। मतलब सेकेंडों में हमने, मतलब हम लोगों तो दिमाग में कर लेंगे कि x-5 > 0 कहाँ होता था? x> 5 पर। दिस इज द आंसर। मेरी बात समझ रहे हो? एक इस तरह से सॉल्व करेगा साइन स्कीम मेथड से। दोनों मेथड सही है, लेकिन हम लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि हमें इससे टाइम सेव होगा। ठीक है, ये डेवलप मुझे करना है अपने अंदर, ये थिंकिंग, ये अप्रोच हमें डेवलप करना है अपने अंदर। ठीक है, बिल्कुल सही सर। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं रैशनल इनइक्वालिटी। तो अब हम लोग लिखते हैं रैशनल इनइक्वालिटी। ठीक है, रैशनल इनइक्वालिटी। तो ये अब तुम्हें समझना है रैशनल इनइक्वालिटी क्या होता है। तो रैशनल तो तुम समझते हो, जो p/q के फॉर्म में हो, और यही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं। ठीक है, कोई हम लोग नया चीज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल वही चीज़ है जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो रैशनल इनइक्वालिटी में मतलब बस यही होगा कि px/qx फॉर्म में होगा, है ना? मतलब कुछ इस तरह से px/qx ऐसे होगा। अब क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि >0 कहाँ पर है, ये पूछा जा सकता है कि >= 0 कहाँ पर है, या फिर ये पूछा जा सकता है <0 कहाँ पर है, या फिर ये पूछा जा सकता है <0 कहाँ पर है। तो इस तरह से क्वेश्चन में चेंज आ सकता है। ठीक है, कहीं पर > पूछा जा सकता है, कहीं पर कुछ पूछा जा सकता है, ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, एक मिनट।
ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा, क्वेश्चन ये है, सॉल्व 1/x ग्रेटर देन, एक मिनट, सॉल्व 1/x ग्रेटर देन 4, ये क्वेश्चन दिया। तो तुम क्या करोगे, तुम सिंपली यहाँ पर ये कर रहे होगे कि 4 को तुम इधर लेके आना है तुम्हें। मतलब तुम्हें ये याद रखना है कि जब भी तुम्हारे पास राइट हैंड साइड में अगर जीरो नहीं है तो उसको तुम पहले जीरो बनाओगे। वो कैसे आएगा, तो उसको बस हमें सिंपली इधर मूव कर देना है। अब देखो, अब यहाँ पर x है, 1/x - 4 यहाँ पर 1 है, तो x और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो x का हो गया। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 1 माइनस का 4x हो जाएगा। अब यहाँ से तुम्हें देखना है कि क्या x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं है, तो तुम कहोगे x की कोफिशिएंट यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है। अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो है -4 है, तो तुम्हें सबसे पहले इसको प्लस बनाना है। कैसे बनेगा, तो माइनस तुम कॉमन ले लो, 4x - 1, और वो जो माइनस लिए कॉमन उसको तुम उधर भेज दोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। तो 4x - 1 अपॉन x < 0 हो गया। तो अब हम लोग अपना आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞, सॉरी याद करो मैंने बताया था x - a इंटू x - b < 0, याद है, x - a इंटू x - b < 0, तो उसका डायरेक्ट हमने बताया था a to b आंसर होता है। तो वो जो वहाँ पर जो लॉजिक यूज़ कर रहे थे वो लॉजिक हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आया है तो तुम वही रियल लाइन तुम प्लॉट कर लो, तो वही चीज़ तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, तुम रियल लाइन भी प्लॉट कर सकते हो। प्लॉट कर लोगे तो एक आ गया तुम्हारे पास 0 और एक तुम्हारे पास हो गया 1/4 आएगा। अब ये जो 1/4 आया है तो यहाँ पर तो प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। देख लो अभी भी 0 to 1/4 है, तो इसलिए मैंने कहा था कि डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे a to b। तो यहाँ पर a का काम 0 कर रहा होता और b का काम 1/4 कर रहा होता। x बिलोंग्स टू 0 to 1/4, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 to 1/4। ठीक है, यहाँ पर भी ओपन, यहाँ पर भी ओपन। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है इतना। तो इसी को कहते हैं रैशनल इनइक्वालिटी। मतलब अभी भी हम लोग साइन इसकी मेथड ही कर रहे हैं, अभी भी कहा जाए तो। ठीक है, बढ़िया। अब तुम देखो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन कुछ ऐसा हमने लिखा, क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि x इंटू 3 माइनस का 4x इंटू x + 1 अपॉन 2x - 5। ठीक है, एक मिनट, क्या हुआ, ठीक है, और यहाँ पर मैंने पूछ दिया <0। ये क्वेश्चन है। तो तुमने क्या किया, हर एक फैक्टर को किसके इक्वल किया, 0 को। सॉरी, हर एक फैक्टर का पहले कोफिशिएंट चेक करना है। तो यहाँ कोफिशिएंट करोगे तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर देखोगे तो निगेटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है। तो जिसका कोफिशिएंट निगेटिव है पहले उसको पॉजिटिव बना लो। तो ये हो गया x इंटू 4x - 3। देखो, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया, x + 1
2x माइनस 5, और वो जो लेस देन जीरो था वो बन जाएगा क्या, ग्रेटर देन जीरो बन जाएगा। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था, उसके बाद मैंने बताया था तुम्हें कि तुम्हें रियल लाइन प्लॉट करना है, तो रियल लाइन प्लॉट कर लिए। अब एक जगह यहाँ पर या तो ज़ीरो होगा, यहाँ पर तुम्हारे पास 3/4 हो जाएगा, है ना, ये तुम्हारे पास 3/4 हो गया, सॉरी हाँ 3/4 सही है। यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा -1, और एक 2x माइनस 5 करेंगे तो हो जाएगा 5/2, ऐसे कुछ आया। अब सारे x के जो कोफिशिएंट वो पॉजिटिव है, तो तुम क्या कह सकते हो, तुम ये कह सकते हो कि ये पॉजिटिव होगा। 5/2 एक ही सब नंबर एक एक ही बार है, इसलिए माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्रेटर देन जीरो कहाँ पर है, तो ये इसके लिए क्या कर लें, यहाँ पर एक लगा लो, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, एक यहाँ पॉजिटिव आ रहा है और एक यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। तो अपना डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -∞ to -1 ओपन, क्योंकि यहाँ पर भी ओपन है, यहाँ पर भी ओपन, यहाँ पर भी ओपन, यहाँ पर भी ओपन, यूनियन फिर कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 3/4 तक, फिर यूनियन फिर कहाँ से कहाँ तक, 5/2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे तो ऑलवेज ओपन होता है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये बात तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से आंसर लिखा है। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना कमेंट करना भाई, ठीक है, मैं ज़रूर बताऊंगा भाई, समझ रहे हो। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो एक और हम रैशनल इनइक्वालिटी पर क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, x+2 इंटू x² माइनस का 2x+1, एक मिनट, x+2 x² माइनस का 2x+1 अपॉन -4 + 3x माइनस x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसे सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, फिर से मैंने बोला था कि जिसको फैक्टराइज कर सकते उसको फैक्टराइज करो भाई। x+2 देखो यहाँ पर x² माइनस 2x+1 लिखा है, ये तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये हमने कर लिया। यहाँ पर देखोगे तो -4 + 3x माइनस x² है, तुम पहले माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो x² माइनस का 3x प्लस का 4। अब ये जो माइनस है ना, उस माइनस को तुम उधर भेज दो, तो अगर तुम उधर भेजोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, चेंज हो गया, ठीक है। अब इसको तुम फैक्टराइज कर दो, अब तुम इसको फैक्टराइज कर लो, तो सबसे पहले हमारे पास था x+2 x+2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, अब इसको फैक्टराइज करोगे, x² माइनस 3x+4 है, तो फैक्टराइज करोगे तो क्या हो गया, x माइनस 1 है ना, x माइनस 1 इंटू कितना, x माइनस x² माइनस 3x है, इसको कैसे तुम फैक्टराइज कर सकते हो, एक मिनट, क्या फैक्टराइज होगा भी कि नहीं होगा, पहले तो ये देख लो एक मिनट के लिए। x² माइनस 3x+4 है, तो -4 + 1 कर देते हैं, तो x² माइनस 3x+4 आ रहा है ना, तो ये फैक्टराइज शायद नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है तो अब ये देख लो कि इसका
एक्स स्क्वायर जो -3x+4 है ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये क्वांटिटी जब चेक करना पड़ेगा तुम्हें कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो इसको तुम परफेक्ट स्क्वायर बना लो। कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो अगर तुम इसका परफेक्ट स्क्वायर करते हो तो तुम्हारे पास क्या हो गया, x² -2ab। याद करो, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, x² -2ab, क्योंकि तुम्हें माइनस का 3x लाना है ना, और प्लस ये कितना हो गया 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस ये कर लोगे, माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर प्लस का 4, ये आ रहा है। ठीक है, ये तुम्हारे पास आ रहा है <<0। तुम्हारे पास फाइनली कितना आया, x+2 x - 1 का होल स्क्वायर बाई ये तो तुम्हारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाली जो क्वांटिटी लिखी हुई है, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लिखा हुआ है, ये तुम्हारे पास फॉर्मूला पे बैठ गया। कौन सा फॉर्मूला पे बैठ गया है, x - का 3/2 का होल स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूला पे बैठ गया। और प्लस, अब देखो -3/2 का होल स्क्वायर था प्लस 4, तो ये सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास कितना, 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 4 16, 16 - 9 कर दोगे तो 7/4 आ रहा है। ये तुम्हारे पास जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 7/4 << 0। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि अभी अभी मैंने तुम्हें क्वेश्चन में बताया था, मतलब क्वेश्चन में कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट में बताया था, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर करते हैं, किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर या तो 0 होगा या फिर 0 से ज़्यादा होगा। लेकिन तुम अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर, अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे यहाँ पर जो हमने लिखा है x - 3/2 का होल स्क्वायर, अब ये नंबर या तो 0 होगा या तो 0 से ज़्यादा होगा। अगर मान लो ये 0 नंबर भी हो गया, मान लो x - 3/2 का होल स्क्वायर 0 है, तो 0 + 7/4 कर देंगे तो क्या हो गया, पॉजिटिव तो हो गया ना। मतलब पूरी ओवरऑल जो वैल्यू होगी इसकी, पूरी ओवरऑल वैल्यू, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर तुम पूरी वैल्यू देखोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा होगा, है ना। और अगर हम पॉजिटिव को उधर भेज दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगी, नहीं करेगी। तुम इसको लिख सकते हो x+2 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर << 0। मतलब वो जो क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। अब तो तुम डायरेक्ट आंसर बता सकते हो कि यहाँ पर हर एक फैक्टर को 0 को इक्वल करेंगे, तो एक आएगा -2 और एक आएगा 1। अब राइट हैंड साइड में तुम करोगे तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव। एक 2 बार है तो यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, क्योंकि वो एक बार है। अब यहाँ पर तुम ये चेक कर लो कि इक्वालिटी कहाँ कहाँ पर हो रहा है, जैसे कि आंसर में गड़बड़ ना हो, तो यहाँ पर भी इक्वालिटी होल्ड करेगा और यहाँ पर भी होल्ड करेगा। अब ये देख लो कि पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर है, तो पॉजिटिव अगर तुम देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक डायरेक्ट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आंसर होगा दैट विल बी x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के इन्फिनिटी, -2 पर क्लोज्ड, इन्फिनिटी पर ओपन। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक ये बात तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये बात बिल्कुल क्लियर होगा कि इसमें कहीं पर भी तुम्हें किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बताओ। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बोलो, ठीक है। अच्छा सॉरी, डिमांड किस चीज़ का था, एक मिनट, हमने यहाँ पर गलती कर दिया। यहाँ पर डिमांड किस चीज़ का था, यही सब कहता हूँ, यही सब चीज़ तो ध्यान देना होता है, यही सब गड़बड़ होता है ना तो आंसर पूरा चेंज हो जाता है। डिमांड क्या था, सॉरी, डिमांड था << 0 का ना, हमने पॉजिटिव वाला लिख दिया, आई एम सो सॉरी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी, ये वाला रीज़न होना चाहिए, निगेटिव यहाँ पर आ रहा है। सो आंसर विल बी x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के -2 क्लोज्ड। अब और कोई नंबर छूट रहा है क्या, हाँ एक और नंबर छूट रहा है 1।
सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि 1 हमने क्यों लिया है, क्योंकि 1 पर पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप ये बात तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो भले क्वेश्चन इस तरह से दिया गया हो, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने जो वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो वाला कॉन्सेप्ट हेल्प करा है यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखना इस तरह के यूज हो सकते हैं रैशनल इनइक्वालिटी में। ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं और अब हम लोग जानते हैं इर्रेशनल इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं इर्रेशनल इनइक्वालिटी। इर्रेशनल इर्रेशनल इनइक्वालिटी, ये वाली चीज़। ठीक है, अब इस वाले से ना बहुत बच्चे डरते हैं इरेशनल इनइक्वालिटी से, लेकिन मुझे पता है आप अब नहीं डरेंगे, है ना। अब आप इसलिए नहीं डरेंगे क्योंकि मैं सारे इसके जो लॉजिक्स है ना मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, इसमें अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो, यहाँ पर समझना इरेशनल इनइक्वालिटी के बारे में। इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला समझना, इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला टाइप कि ऐसा हो सकता है रूट अंडर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। ये इरेशनल इनइक्वालिटी मतलब रूट वगैरह लगा हुआ हो, है ना, जैसे इस तरह में दिया हुआ है। तो जब भी रूट वगैरह लगा हुआ है मतलब वो क्वेश्चन किसका है, इरेशनल इनइक्वालिटी का है। तो मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो उसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहला काम तुम्हें यही करना है कि जो रूट लगा है ना, उस रूट को डिफाइन करेंगे। अब रूट को डिफाइन करने के लिए क्या करना होगा कि जो रूट के अंदर जो है एफ एक्स, उसको तुम्हें मानना है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो तुम्हें क्या करना है कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये किसके लिए है, रूट को डिफाइन करने के लिए है। ठीक है, अब मान लो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करें, मान लो इसकी हेल्प से तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू आए, उसको इक्वेशन ए मान लिया। ठीक है, मतलब जो अब आंसर आया होगा ना, आंसर इसी से आएगा, मतलब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से ही आंसर आएगा, मतलब इसी के अंदर से आंसर आएगा। क्यों इसी के अंदर से आंसर आएगा, क्योंकि अगर मान लो कि जो एक्स की वैल्यू आई, वो एक्स की वैल्यू एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला आंसर न ले अगर हम, ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन लेकर के समझाता हूँ, ऐसे शायद नहीं समझ में आए। पहला काम तो ये करना है तुम्हें। दूसरा काम तुम्हें ये करना है कि 2 केस बन रहा हो, केस नंबर फर्स्ट और एक बनेगा केस नंबर 2। 2 केस बनेगा। ठीक है, 2 केस बन रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना। ये वाला जो तुम्हारे पास है एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आंसर आएगा ना वो इसी के अंदर से आएगा। क्योंकि अगर एफ एक्स ही अनडिफाइंड हो जाएगा तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस ही गड़बड़ हो जाएंगे। क्वेश्चंस गड़बड़ नहीं हो जाएंगे, वो पूरे के पूरे आंसर्स गलत आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो पहले तो एफ एक्स डिफाइन करना है। एफ एक्स डिफाइन करने के बाद मैंने कहा है कि 2 स्टेप बनाएंगे आप, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर 2। केस नंबर फर्स्ट में अगर तुम डिस्कस करो, मान लो कि मैंने कहा कि जी एक्स जो है वो लेस देन 0 है। अगर मैंने तुम्हें कहा कि जी एक्स जो है वो लेस देन 0 है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर तुम्हारे पास दिया है, ये जी एक्स, इसको तुमने कह दिया लेस देन 0, मतलब एक निगेटिव नंबर है। और तुम्हें पहले से पता है कि रूट कैसा वैल्यू देता है, पॉजिटिव देता है। मतलब यहाँ पर ये जो नंबर दिया है रूट एफ एक्स, ये तुम्हारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो देखो, एक नंबर है पॉजिटिव और एक नंबर है निगेटिव। तो बताओ क्या पॉजिटिव नंबर हमेशा ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, ज़्यादा होगा निगेटिव नंबर से। तो तुम कहोगे हमेशा ज़्यादा होगा। मतलब कि अगर जी एक्स लेस देन 0 है, देन ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई कर रहा होगा, सारी एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही होंगी। ठीक है,
अब मान लो इसको तुम सॉल्व करे, जी एक्स लेस देन जीरो इक्वल टू सॉल्व करे, मान लो इसके हेल्प से, मान लो इसके हेल्प से जो आंसर आया, मान लो इसको तुमने बी कहा, ठीक है। अब केस नंबर 2 में मान लो ऐसा किए तुमने ऐसा किया कि अब तुम्हारे पास केस आएगा, अगर जी एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा। तो अब देखो, अगर तुमने जी एक्स ग्रेटर देन जीरो माना है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला भी नंबर पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड वाला भी नंबर पॉजिटिव है, ठीक है। अगर जी एक्स ग्रेटर देन जीरो माना मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड वाला भी नंबर पॉजिटिव और राइट हैंड साइड वाला भी पॉजिटिव है, तो तुम्हें क्या करना होगा, देन सॉल्व एफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हें इन दोनों को जब तुम सॉल्व कर दोगे, इन दोनों को, किन दोनों को मैं कह रहा हूँ ध्यान से समझना, जब तुम इन दोनों को जब तुम सॉल्व कर दोगे, उसके हेल्प से जो आंसर आएगा उसको मान लो तुम सी कह दिए, तो जब तुम अपना फाइनल आंसर लिख रहे होगे, उस फाइनल आंसर में तुम्हें क्या लिखना है, उस फाइनल आंसर में तुम्हें दिखना है कि जो तुमने बी का आंसर निकाला था और जो तुमने सी का जो आंसर निकाला था, उन दोनों का तुम्हें यूनियन कर देना है और फाइनली तुम्हें इंटरसेक्शन लेना है एक के साथ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था ना कि जो आंसर आएगा वो एक के ही अंदर से आएगा। कि ए के साथ इंटरसेक्शन मैंने क्यों लिया है, ए के साथ हमने इंटरसेक्शन इसलिए लिया है क्योंकि अगर ए के बाहर वाला नंबर कोई आ गया, मतलब एक्स की वैल्यू जो मैंने लिया वो एक में है ही नहीं, एक्स में बिलोंग ही नहीं करता है, तो उस वजह से क्या होगा कि रूट ही अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए जो हमारा एक्स की जो वैल्यू आनी चाहिए वो एक के अंदर से ही आनी चाहिए, उसी वजह से रूट डिफाइंड रहेगा, अदरवाइज तो रूट ही अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हमने कहा है इंटरसेक्शन हम लेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक क्वेश्चन जो मैं लिया हूँ उसको ध्यान से समझना बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन मैंने कुछ ऐसा लिया कि रूट अंडर एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स, मैंने ये क्वेश्चन लिया। तो हमने तुम्हें रूल क्या बताया था, पहला रूल क्या बताया था बताओ, कि सबसे पहले तो तुम रूट को डिफाइन करो। सबसे नंबर 1 पे मैंने यही बताया था ना, पहले रूट को डिफाइन करो। तो रूट के अंदर कौन है, यहाँ रूट के अंदर कौन है, एक्स प्लस टू है, तो तुम पहले एक्स प्लस टू को डिफाइन करो, सॉरी रूट को डिफाइन करो। रूट कब डिफाइंड होगा, जब एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, मतलब एक्स की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होना चाहिए -2 से, मतलब एक्स की वैल्यू इसी के अंदर से आनी चाहिए। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए मान लिया, ठीक है। मतलब एक्स की वैल्यू इसी के अंदर से आनी चाहिए भाई, अगर इसके अंदर से नहीं लाओगे ना, एक रूट ही अनडिफाइंड हो जाएगा, तो तुम आंसर लाते रह जाओगे। फिर मेरी बात समझ रहे हो, तुम एक्स की वैल्यू -2 से ज़्यादा लेने के लिए कहा गया है या फिर इक्वल। क्या एक्स के लिए तुम -1 ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। एक्स के लिए -1 ले सकते हैं, क्या एक्स के लिए -3 ले सकते हो, नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि -3 + 2 करोगे तो क्या हो गया, -1 हो गया, तो रूट के अंदर -1 आ गया। रूट अंडर -1 की वैल्यू नहीं निकलती है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो रूट ही अनडिफाइंड हो रहा है। तो रूट डिफाइंड होने के लिए रूट के अंदर जो नंबर है दैट विल बी पॉजिटिव, दैट विल बी पॉजिटिव और जीरो, ठीक है। अब मैंने तुम्हें कहा था कि उसको इक्वेशन ए मान लिया। अब मैंने तुम्हें ये बोला था कि अब केस तुम बना लो, तो चलो केस बनाओ। तो केस नंबर फर्स्ट क्या है कि जी एक्स लेस देन जीरो। पहला केस यही बताया था ना, जी एक्स लेस देन जीरो। तो यहाँ पर जी एक्स का काम कौन कर रहा है, यहाँ जी एक्स का काम कौन कर रहा है भाई, जी एक्स का काम कर रहा है, जी एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है। तो हमने पहला केस बनाया है कि एक्स लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो। तो अगर एक्स लेस देन जीरो है तो मैंने क्या कहा था, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि अगर एक्स लेस देन जीरो है, ठीक है, मतलब यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू डायरेक्ट एक्स दे दी गई है, तो एक्स डायरेक्ट हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ गया एक्स लेस देन जीरो। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट
x की वैल्यू आ गई है ना। अगर मान लो x के जगह x-3 लेस देन 0, x-3 रहता तो सॉल्व करते तो x लेस देन 3 आ गया, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर x दिया था तो डायरेक्ट x की वैल्यू निकल गई, इसलिए यहाँ पर हमें मतलब टेंशन नहीं हुआ सॉल्व करने में, तो इसको हमने b मान लिया। फिर मैंने केस नंबर 2 क्या कहा था बताओ। केस नंबर 2 में मैंने कहा था तुम्हें, केस नंबर 2 में मैंने तुम्हें क्या कहा था, केस नंबर 2 में मैंने कहा था तुम्हें कि gx ग्रेटर देन 0 मतलब x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला केस। तो उस केस में मैंने क्या कहा था सॉल्व करने के लिए, किनको, fx ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, मतलब कि x प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0, ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको मुझे सॉल्व करना होगा। तो क्या ये फैक्टराइज हो सकता है क्या बताओ, क्या ये चीज़ फैक्टराइज हो सकता है क्या। तो फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसे फैक्टराइज हो रहा है। x को हमने ले लिया x माइनस 2 1 टाइम्स x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, तुम्हारे पास हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से डायरेक्ट हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 2 तक, ये आ गया। अब हमने ये जो केस बनाया था वो केस किस में था बताओ, वो केस तब बना था जब x ग्रेटर देन 0 था। मेरी बात समझ रहे हो, ये केस तब बना था ना जब x ग्रेटर देन 0 था। तो तुम्हें क्या करना है, ये जो तुम्हारे पास आया है gx ग्रेटर देन 0 की वजह से, और जब तुमने fx ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर को सॉल्व किया, इसकी वजह से इन दोनों का तुम्हें इंटरसेक्शन लेना होगा। इन दोनों को क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा, तभी उसको हम c कहेंगे, है ना, तभी हम उसको c कहेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले ने क्या था, ये इसने कहा था -1 से लेकर के 2 तक, और उसने कहा था 0 से ज़्यादा। तो अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो पहले वाले ने क्या कहा था, 0 से ज़्यादा। इसने कहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पर भी क्लोज्ड, यहाँ पर भी क्लोज्ड, यही तो था। बताओ ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलो। तो इस वाले केस में मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक मिनट, अब इंटरसेक्शन लेंगे, है ना, इंटरसेक्शन लेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैंने तुम्हें बताया था, केस नंबर फर्स्ट वाले में gx लेस देन 0, और फिर मैंने तुम्हें बताया था कि इफ़ gx ग्रेटर देन 0, अगर मान लो यहाँ पर इक्वल टू 0 भी रहता तब भी कोई दिक्कत नहीं था, है ना। अगर gx के लिए 0 ले लेते और fx भी 0 आ जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं था। तो इसका मतलब तुम यहाँ पर तुम ये भी केस लेके चल सकते थे, इक्वल टू 0 वाला, इक्वल्स टू 0 वाला भी केस लेके चल सकते थे, तब भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आता। यहाँ पे इक्वल्स टू 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, है ना, हाँ ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कि यहाँ पर इक्वल्स टू था, मैंने वो ध्यान नहीं दिया, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इस वाले वजह से यहाँ पर कि इक्वल्स टू 0 था। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर में आएगा यहाँ पर 0 इंक्लूड रहेगा कि नहीं रहेगा, तो यहाँ पर भी इंक्लूड रहेगा। तो अब हम अगर देखेंगे कॉमन रीज़न कौन सा है, तो ये कॉमन रीज़न है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो x यहाँ से निकल के आया क्या आएगा, 0 से लेकर के 2 तक। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी है। अब हमने कहा था जो फाइनल आंसर लिखने के लिए, फाइनल आंसर लिखने के लिए मैंने क्या बोला था, ए का इंटरसेक्शन ले लेंगे बी यूनियन सी के साथ।
तो पहले तो बी यूनियन सी कितना होगा ये चेक कर लेते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बी की वैल्यू तो डायरेक्ट एक्स लेस देन 0 था, तो हम यहाँ से पहले बी यूनियन सी कर लेते हैं। पहले तो हम बी यूनियन सी कर लेते हैं। तो बी यूनियन सी अगर करें तो बी का काम क्या था, यहाँ पर कहा था एक्स लेस देन 0, ऐसा कुछ यहाँ ओपन था। और अभी अभी जो हमने सी निकाला उसमें क्या कहा गया था, 0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर के 2 तक। ठीक है, 0 से लेकर के 2 तक। तो यहाँ पर 0 से लेकर के 2 तक है। ये हमारा था बी यूनियन सी, ये बी का काम कर रहा था, ये सी का काम कर रहा था। तो बी यूनियन सी जब हम करें हैं तो हमारे इस वजह से क्या होगा, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई, -∞ से लेकर के 2 क्लोज तक ये आ गई। लेकिन हमें किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। और ए की वैल्यू क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो हमें जो इंटरसेक्शन लेना है उसने कहा था कि -2 से ज़्यादा कहा था, और इस यहाँ पर आया है -∞ से लेकर के 2 तक। तो इंटरसेक्शन जो हम देखेंगे ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ रहा होगा। तो ये हमने किया ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो उस वजह से एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई, -2 से लेकर के कहाँ तक, 2 तक। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइनल आंसर हमारे पास ये होगा -2 से लेकर के 2 तक। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल इनइक्वालिटी। तो हम एक बार फिर से तुम्हें एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमने क्या किया है। तो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन था x + 2 > x। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा कि रूट को डिफाइन करना होगा, क्योंकि अब जो आंसर आएगा वो इसी से आंसर आ रहा होगा, इसी के अंदर से आंसर आएगा। 2 केस बन रहे होंगे। पहला केस जहाँ पर x लेस देन 0 होगा, मतलब x लेस देन 0 कह रहा हूँ, gx लेस देन 0 होगा। और दूसरा केस बनेगा gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा। तो यहाँ gx की वैल्यू डायरेक्ट x थी, तो डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई। ठीक है। और केस नंबर 2 में क्या करना होगा कि gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से x की एक वैल्यू आएगी, जो डायरेक्ट यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गई। और दूसरा जो बनेगा fx ग्रेटर देन इक्वल टू g(x) का होल स्क्वायर से सॉल्व करने से आएगा। तो एक ये आया। अब हमें फाइनली gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड fx ग्रेटर देन इक्वल टू g(x) का होल स्क्वायर, उन दोनों के इंटरसेक्शन से हमें c मिल रहा होगा। अब हमें फाइनली क्या करना होगा, b और c का यूनियन ले लेंगे, उसकी वजह से जो आंसर आया उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे a के साथ, एंड दिस विल गिव मी अ फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो ये हम लोग लॉजिक यूज करेंगे इरेशनल इनइक्वालिटी में। आई होप ये बात तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट डिफरेंट थोड़ा टाइम। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले में ये है, अभी हमने तुम्हें बताया था कि √f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू g(x), लेकिन अब मैं तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ √f(x) लेस देन इक्वल टू g(x), ये वाला, ये केस डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर से मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले रूट को डिफाइन करो। ठीक है। देखो यहाँ पे रूट के अंदर कौन है, f(x) है। तो सबसे पहला नंबर केस तो तुम्हें यही मानना है कि f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो उसकी वजह से जो आंसर आएगा x की वैल्यू, उसको तुम इक्वेशन a मान लेना। ये तुम्हारा पहला काम है। यहाँ पर तुमसे अगर मैं बोलूँ कि gx की वैल्यू -2 है और √f(x) की वैल्यू 3 है, बताओ
और क्वेश्चन में लिखा है लेस देन इक्वल टू, तो बताओ क्या 3 लेस देन इक्वल टू -2 होगा? क्या पॉजिटिव नंबर क्या कभी छोटा होगा नेगेटिव नंबर से? तो तुम कहोगे नहीं होगा। मतलब यहाँ पर जी एक्स कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर एक ही केस बन रहा होगा एंड दैट, हाँ, तो इस वाले में मैंने तुम्हें ये कहा था कि जी एक्स के लिए लेस देन 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि एक तरफ होगा पॉजिटिव, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में होगा पॉजिटिव और राइट हैंड साइड में होगा निगेटिव। तो पॉजिटिव नंबर इज नेवर लेस द निगेटिव नंबर, इसलिए यहाँ पर एक ही केस बन रहा होगा एंड दैट केस इज केस नंबर फर्स्ट कि जी एक्स ग्रेटर देन 0, ये वाला केस बनेगा। तो तुम्हें क्या करना है, जी एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करने पर जी एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स के होल स्क्वायर को सॉल्व करने से जो तुम्हें, मान लो इसको तुम सॉल्व किए, मेरी बात समझना ध्यान से, तुमने इसको सॉल्व किए और तुमने इसको सॉल्व किया। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो एक्स आया उनका तुम क्या करोगे, इंटरसेक्शन लोगे। अब उनको इंटरसेक्शन करने के बाद जो आंसर है उसको बी मान लो, तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी क्या, दैट विल बी, तो तुम्हारा फाइनल आंसर को ए का इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे, बी के साथ लेंगे और यही तुम्हारे पास आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जब लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स रहेगा। तो इसी पर एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने कुछ इस तरह से लिया कि रूट अंडर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 16 लेस देन x माइनस 2, ये मैंने लिया। चलो इक्वल टू भी लगा देता हूँ, एक बार बढ़िया से लिख देते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, रूट अंडर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16 लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 2, ये क्वेश्चन है। तो अब बताओ यहाँ पर सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था सर? सबसे पहला आपने काम ये बताया था कि जो भी रूट के अंदर होगा, जो भी रूट के अंदर होगा सबसे पहले हम उसको डिफाइन करेंगे। तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो रूट के अंदर कौन है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16 है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। अब इसको तुम फैक्टराइज कर लो, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने बताया था क्वाड्रेटिक दिख रहा होगा, क्यूबिक दिख रहा होगा, तो फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब ये तुम्हें दिख रहा होगा ये x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी वाले पर है, तो डायरेक्ट तुम कह सकते हो x बिलोंग्स टू 2 to 8। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने इक्वेशन ए मान लिया। अब मुझे पता है कि जो भी आंसर आएगा वो इसी के अंदर से आएगा। अब लेस देन इक्वल टू वाला है, तो मैंने कहा था जी एक्स तो कभी लेस देन 0 हो नहीं सकता है ना, जी एक्स कभी भी लेस देन 0 हो ही नहीं सकता है। अगर जी एक्स लेस देन 0 हो जाएगा तो इसका मतलब उस केस में तो 3 लेस देन इक्वल टू -2 वाला हो गया, नो सॉल्यूशन हो जाएगा उस केस में। तो तुम देख भी सकते हो कि जो x की वैल्यू जो आया है अभी, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, जो अभी x की जो वैल्यू आया है 2 to 8 वाला, ये वाला, इसमें तुम gx की वैल्यू निकाल के देखो तुम्हें क्या मिल रहा है। तुम निकाल के अगर देखोगे ना तो तुम्हें gx की वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी। जैसे gx की वैल्यू x माइनस 2 है और अभी x की जो वैल्यू है वो 2 to 8 आया है, तो मान लो x की वैल्यू 3 है, तो देखो 3 माइनस 2 करने पर 1 आ रहा है, देखो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा केस नंबर फर्स्ट है उस केस नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। और केस नंबर फर्स्ट क्या था हमारा, केस नंबर फर्स्ट था कि जी एक्स ग्रेटर देन 0,
और अभी अभी मैंने जो x की वैल्यू निकाली है 2 to 8, और हमें देखने से मिल रहा है कि gx की वैल्यू इस x पर पॉजिटिव आ रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, क्योंकि यहाँ जो हमारे पास जो आया है x ग्रेटर देन x बिलोंग्स टू 2 to 8, तो उसमें तो x-2 तो हमेशा पॉजिटिव ही तो है, तो अल्टीमेटली वो उस केस को मतलब x-2 पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। -x² + 10x -16 लेस देन इक्वल्स टू x-2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, f(x) लेस देन इक्वल्स टू g(x) का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ गया, -x² प्लस का 10x, या हम इसको नीचे सॉल्व कर ले क्या? बोले हाँ सर बढ़िया, आपने सही कहा, आप इसको सर नीचे सॉल्व कर लो। तो हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो आई होप क्या था उसमें, माइनस का x² प्लस का क्या था 10x माइनस का 16 लेस देन x-2 का होल स्क्वायर, ये था। ठीक है, -x² प्लस 10x माइनस 16 और लेस देन इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का x² 10x माइनस 16 लेस देन इक्वल्स टू x² माइनस का 4x प्लस 4। तो इसको अगर मैं इधर भेज दूँ, -x² को राइट हैंड साइड भेज दूँ, तो 2x² माइनस का 14x प्लस का 20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन हो गया, x² माइनस का 7x प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं फैक्टराइज कर लूँगा तो लिख सकता हूँ x-5 इंटू x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ टू 2 क्लोज्ड, या मैं नीचे लिख दूँ, यहाँ से डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ टू 2 यूनियन 5 टू ∞। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, बी कह दिया। तो जब हमारा फाइनल आंसर होगा दैट विल बी ए इंटरसेक्शन बी, जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा मुझे। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज द आंसर, है ना। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू तो 2 to 8, टू टू एट, ये 2 था, ये आपके पास 8 था, और इनका था माइनस, तो ये पहले वाले का तो मैं मेंशन कर देता हूँ, इसका था 2 to 8, और -∞ टू 2 ये बी वाले का था, ये -∞ टू 2 और 5 से इन्फिनिटी, तो यहाँ पर 5 भी था एक, तो यहाँ पर था 5 to ∞। इन दोनों का हमें क्या करना था, इंटरसेक्शन लेना था। इंटरसेक्शन जब हम लेंगे, तो हमारे पास ये वाला रीज़न आ रहा होगा, ये वाला, क्योंकि दोनों में है, और एक हमारे पास ये पॉइंट आ रहा होगा क्योंकि ये भी दोनों में है। तो हम अपना आंसर लिख सकते हैं अब अच्छे से कि x बिलोंग्स टू 5 to 8।
तो ये हमारा आंसर हो गया 5 क्लोज टू 8 क्लोज्ड यूनियन 2। इस क्वेश्चन का जो है ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, 5 क्लोज से 5 to 8 यूनियन 2। ठीक है, तो हम लोगों ने इस वाले में क्या किया है, हम लोगों ने इस वाले में क्या किया है कि सबसे पहले रूट को डिफाइन किया है। रूट को डिफाइन करने से जो हमारा आंसर आया है उसको मैंने ए बोला है। फिर हमने देखा है कि क्या उस x पर gx पॉजिटिव था कि नहीं था, तो पहले ही मुझे दिख रहा था कि gx उस पर पॉजिटिव है, तो इसलिए मैंने gx ग्रेटर देन 0 को सॉल्व नहीं किया है। डायरेक्ट हमने fx लेस देन इक्वल टू gx का होल स्क्वायर को सॉल्व किया है। वहाँ से जो आंसर है दैट इज़ बी। उसके बाद हमने ए और बी का इंटरसेक्शन ले लिया और यही हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। ये बात समझ में आ गया। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ आज के लिए। ठीक है, आज के लिए होमवर्क है इरेशनल इनइक्वालिटी और रैशनल इनइक्वालिटी पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब ये है हमारा होमवर्क। ज़रूर ट्राई करना और दिखाना कैसे सॉल्व हुआ था। ठीक है, ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, अपना आंसर भी भेज सकते हो तुम उस पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो तुम्हें सॉल्व करके लाना है, पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने लिख दिया x टू द पावर 4 अपॉन x माइनस 2। एक मिनट, x माइनस 2 टू द होल पावर 2 ग्रेटर देन 0, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी हमारे पास इस तरह से है। कोई क्वेश्चन मैंने ले लिया कि रूट अंडर 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स माइनस 4। उसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर सी, दैट इज x प्लस 7 अपॉन x माइनस 5 प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक मैंने ये क्वेश्चन लिया। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर डी लिखा। क्वेश्चन नंबर डी लिखा एंड द क्वेश्चन इज कुछ ऐसा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन लिखा। ठीक है, ओके, और एक और 5 क्वेश्चन दे देता हूँ। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। ई नंबर x माइनस 5 टू द होल पावर 1005 x प्लस 8 टू द होल पावर 1008
इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स टू द होल पावर 1006 इंटू एक्स माइनस टू टू द होल पावर 3 एक्स माइनस 3 टू द होल पावर 5 इंटू एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 9 टू द होल पावर 1010 ठीक है, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 0। तो मैं इसको कहाँ लिख दूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, और इसको तुम्हें सॉल्व करके दिखाना है। इसके आंसर तुम कमेंट में भी बता सकते हो, ठीक है, तुम कमेंट करके भी इसके आंसर तुम बता सकते हो। अदरवाइज तुम टेलीग्राम या फिर तुम क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर भी तुम इसके आंसर बता सकते हो। तो जो तुम्हें बढ़िया लगता है वो तुम कर सकते हो, ठीक है। तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, ठीक है। तो और हाँ, एक चीज़ और, अगर तुम्हें इस क्लास की पीपीटी अगर तुम्हें लेनी है तो तुम्हें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम अगर लिटरली तुम अच्छे से कर रहे हो ना पढ़ाई, और अगर तुम्हें डीपीपी कह रहा हूँ, अगर तुम्हें जो पीपीटी चाहिए इसकी, तो तुम टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, है ना। वहाँ से तुम बढ़िया तरीके से तुम लिख सकते हो, समझ सकते हो, है ना। तो वो तुम कर सकते हो बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।